मेंबर्स आपका वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूट में डर्मेटोलॉजी हब में। और डर्मेटोलॉजी हब के साथ साथ हमारी स्किन सेविंग क्लिनिक भी मौजूद है। हमारे इंस्टीट्यूट में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं और स्टूडेंट्स हों, उनको एडवांस क्लिनिकल नॉलेज फराम की जाती है, प्रैक्टिकल स्किल्स और ट्रेनिंग भी फराम की जाती है। स्टूडेंट को रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन इन फ्यूचर में इंशाल्लाह मुतवक्का है। हमारे इंस्टीट्यूट में स्किन सेविंग क्लिनिक में एडवांस डर्मेटोलॉजी एस्थेटिक केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ लेजर, आरएफ, हाइपू, पीआरपी, अनबायस्ड के ट्रीटमेंट जो हैं वो पेशेंट्स को किए जाते हैं। जबकि डर्मेटोलॉजी हब्स में वर्कशॉप, वेबिनार्स और इंटर्नशिप्स वगैरह मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट ना सिर्फ फार्मेसी के बल्कि एमडी के स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ जितने भी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के स्टूडेंट हैं, अपने अपने डिसिप्लिन और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जो डिसिप्लिन्स मौजूद हैं उसमें डर्मेटोलॉजी, एस्थेटिक मेडिसिन, रिजेनरेटिव थेरापीज, फार्माकोलॉजी एंड अलाइड हेल्थ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग कोर्सेज अवेलेबल हैं। शॉर्ट कोर्सेज में डर्मेटोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन कोर्सेज में क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एंड एसेंशियल्स, स्किन हिस्टोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जबकि लॉन्ग कोर्सेज में एडवांस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एंड एविडेंस बेस्ड डर्मेटोलॉजी एंड रिसर्च मौजूद है। एस्थेटिक मेडिसिन में शॉर्ट कोर्सेज में एनर्जी बेस्ड रिजुविनेशंस, इंजेक्टेबल पैसिस एंड लॉन्ग कोर्सेज में डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड लेजर एस्थेटिक्स, एडवांस स्किन रिजुविनेशन मौजूद है। रीजेनरेटिव और बायोस्टिमुलेटर थेरेपीज में शॉर्ट कोर्सेज में पीआरपी, पीआरएफ एंड बायोस्टिमुलेटर, जबकि लॉन्ग कोर्सेज में एडवांस रीजेनरेटिव मेडिसिन प्रोटोकॉल मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म डी के कोर्सेज के अलावा जो कि इस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। शॉर्ट कोर्सेज में कॉस्मेस्यूटिकल्स, ड्रग, स्किन इंटरिएक्शन, ट्रैप एसेंशियल्स। लॉन्ग कोर्सेज में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, थेरापेटिक्स एंड रिसर्च एसपीएसएस। कैरियर अपॉर्चुनिटीज ये वाली मौजूद हैं, जो कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज एमडी, एमबीबीएस के लिए हैं। एस्थेटिशियन एंड अलाइड हेल्थ के लिए ये वाली कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कोर्सेज के साथ कि एडवांस स्किन ट्रीटमेंट और डिवाइस बेस्ड ट्रेनिंग होगी, उनको सर्टिफिकेशन से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और फार्म डी के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन कोर्सेज के बाद क्या होंगी? उनको क्लिनिकल एप्लीकेशन फार्माकोलॉजी मिल जाएगी, उनको रिसर्च होगी, उसके अंदर वो रिसर्च कर सकते हैं। कॉन्सल्ट्यूटिकल्स में रेगुलेटरी एंड ट्रैप ट्रेनिंग फराम की जाएगी, जिसकी वजह से वो लोग ट्रैप की अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। और उनके साथ-साथ उनको इंटरडिसिप्लिनरी नेटवर्क होगा, उनकी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उनकी स्किल्स जो है ना वो बढ़ जाएँगी और उनकी सीवी की क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फ्यूचर कोलैबोरेशन हमारा यूके एकेडमी के साथ इंशाल्लाह मुतवक्का है। उसके बाद आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एक्रेडिटेशन भी मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं मेंबर्स, आज का जो हमारी रिसर्च के ऊपर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप। मेंबर, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो वर्कशॉप है, हमने इसको 1 डे सर्टिफाइड वर्कशॉप से एडवांस लेवल पे कर दिया है 2 डे सर्टिफाइड वर्कशॉप। जो लोग इस स्टूडेंट जो आज लाइव वर्कशॉप को अटेंड करेंगे, उनको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके बाद वो लोग जो हैं उसको फॉर्म को फिल आउट करके सर्टिफिकेशन को अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इस सेशन को हम लोग रिकॉर्डेड में भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि इन केस जो स्टूडेंट ना आज अवेल कर सके तो वो रिकॉर्डेड सेशन से मुस्तफीद हो सकें। इस वर्कशॉप के जरिए स्टूडेंट को बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जिसके जरिए आपको हम लोग सैम्पलिंग और स्टडी डिजाइन सिखाएं। अच्छा, ये वाली जो वर्कशॉप है जो मैं आज आपको करवा रही हूँ, ये बिगनर लेवल्स पे करा रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिसर्च करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन उन लोगों को जो है रिसर्च के बारे में एबीसीडी पता नहीं होती। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देंगे। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो आप इस इंस्टीट्यूट के जरिए आप लॉन्ग कोर्सेज में भी आप इसके अंदर एडमिशन लेके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इस वर्कशॉप के अंदर ये जो 2 डे की वर्कशॉप है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है।
तो इसके अंदर आप इसको एसपीएस के इंट्रोडक्शन भी होगा इसमें, और इसके साथ-साथ आप जो एसपीएस के बारे में ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो एप्रोप्रिएट उसकी उस स्टडीज में लगा सकते हैं। और फिर आपको ये भी पता चलेगा इस वर्कशॉप के ज़रिए कि आप एसपीएस को इंटरप्रेट किया जाएगा ताकि आप आउटपुट जो है अपने एग्जाम्स में या रिसर्च में दे सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंबर्स की रिसर्च क्या होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी के रिसर्च क्या होती है। रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि स्टेप बाय इन्वेस्टिगेशन है। यानी हम जो है स्टेप बाय सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज को ताकि हम उसके बारे में फैक्ट्स को एस्टेब्लिश कर सकें। यानी कि हम लोग क्लिनिकल और एकेडमिक क्वेश्चंस जो अराइज हो जाते हैं किसी भी चीज पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये बोला जाता है कि जैसे हम पीसीओएस के पेशेंट पे बात कर लेते हैं। पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और यूएस में जो है 13 पीपल वुमेन्स थी उसमें जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई थी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई थी तो उन्होंने उसके ऊपर जब लैब एनालिसिस किए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। उसके बाद उन्होंने उनको विटामिन डी दिया, तो उससे उनको जो है उनके सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव्ड हो गए। ठीक है? तो यानी कि आपको ये चीज़ पता चली, आपकी एक पेशेंट में आपको देखा, आपने एवेलुएट किया, एनालाइज़ किया कि उसमें जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो उसके बाद आपने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। तो आपने 2 पेशेंट्स में पता चला, आपको 5 में पता चला, 10 में पता चला, 15 में पता चला, 20 में पता चला। तो आपने कहा कि 50 का अगर हमने 50 पीपल्स हैं, उसमें से आपको 25 में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिल रही है। तो आपने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। फिर आपने स्मॉलर ग्रुप से लार्जर ग्रुप में इन्वेस्टिगेट किया। फिर आपने एक फैक्ट को एस्टेब्लिश किया। आपने ये बात बोली कि भाई पीसीओएस के पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो इट माइट बी वन ऑफ द कॉज टू एलिवेट द सिस्टम ऑफ इन पीसीओएस। तो आपने क्या किया, उसके लिए आपने सिस्टमेटिकली आपने इन्वेस्टिगेट किया ना, यानी पहले आपने फर्स्ट स्टेप में जो है स्मॉल सैंपल साइज को पीपल को लिया स्टडी में, फिर आपने उसके ना और लार्जर ग्रुप को लिया, फिर उसके बाद फर्दर लार्जर ग्रुप को लिया। तो आप स्टेप बाय इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि आप एक फैक्ट को एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये जो क्लिनिकल और एकेडमिक क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसमें आप इसको यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है रिसर्च। यानी जो एक सर्चिंग होती है ना, उसको दोबारा से रिसर्च किया जाता है। दैट्स कॉल्ड द रिसर्च। और ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए एक बेस की तरीके से काम करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च में आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया मेंबर्स? उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होती हैं। अच्छा, ये आप जो है आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि क्या क्या होती हैं, कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या-क्या होंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसके बारे sorry members, welcome back. There is some problem, so that's why uh, I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि रिसर्च की टाइप्स होती हैं। जैसे पहले अब मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया, तो रिसर्च की टाइप्स होती हैं। इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होगी? ये तो बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को, ताकि हमें आइडेंटिफाई कर सकें, हम इसकी पैटर्न्स को, टेस्ट थ्योरी को कर सकें, और उसके बाद हम उसके बारे में प्रेडिक्शन दे सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा कि न्यूमेरिकल डाटा के अंदर क्या होगा, आप नंबर पे रिलायज करेंगे, ठीक है ना?
ऑब्जेक्टिव पे क्या करेंगे आप स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल को रियलाइज़ करेंगे। आप क्या करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल के ऊपर कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या आएगी? अगर आप मुझसे सवाल करें। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप करेंगे कि टेस्टिंग करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिलेशनशिप को टेस्ट करेंगे। तो हम ये देखेंगे जैसे अगर हम ये बोलें कि अगर जो काम करने वाले जो लोग हैं, क्या वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए? जो कि लॉन्ग कह सकते हैं कम्यूट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि कौन-सा डेमोग्राफी मेकअप है कंट्री का? या फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहें कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है क्या वक़्त के साथ-साथ चेंज हो जाता है? तो ये जो चीज़ है ना, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ रही है। यानी इसके अंदर हम लोग क्या करें, कौन-कौन से सवाल हो सकते हैं? हाउ मच के, हाउ ऑफ़न के, व्हाट एक्सटेंट के, यानी जिसके अंदर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि किसी के अंदर हम न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज़ करते हैं। किसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं रिलेशनशिप को, यानी कि अगर जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, डज़ वर्किंग फ्रॉम होम। या फिर हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज द डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ अ कंट्री। तो व्हाट इज का क्वेश्चन आएगा, हाउ मच का आएगा, हाउ ऑफन का आएगा, ये क्वांटिटेटिव में आएगा। यानी बेसिकली क्वांटिटेटिव एक ऐसा मेथड है जिसमें कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा को, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें पैटर्न्स को, उसके बाद थीरीज को, उसके बाद हम लोग क्या कर सकें कि उसके बाद हम उसके बारे में थ्योरी के बाद हम उसका फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये आपको ये बात पता चली कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली क्या होती है। अगर हम क्वालिटेटिव के बारे में बात करें, तो क्वालिटेटिव का बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज को और उसकी जो मीनिंग्स होती है ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि अंदर उसके छुपे हुए होते हैं, जो उसके रीजंस होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि क्वालिटेटिव में न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कराया जाता है, कॉम्प्लेक्स जो फेनोमेना होता है ना उसको अंडरस्टैंड किया जाता है ताकि हम रिच कॉन्टेक्स्ट मिला सकें। तो इस क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर क्या करते हैं, हम नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है ना उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जिसके बारे में आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जो इंसुलिन राइज करता है, तो कैसा राइज करता है, क्या इसकी कॉज होती है? तो उसके लिए आपको पता चला कि बहुत सारे जो हमारी स्टडीज हुई इसमें किसी के अंदर ये कहा गया कि जो लोग शुगरी आइटम को होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, एक किसी ने स्टैब्लिश किया फैक्ट कि शुगर आइटम को की वजह से जो है उनको डायबिटीज हो जाता है। यानी किसी एक रिसर्चर ने कहा कि भाई स्ट्रेस की वजह से होता, किसी एक ने कहा कि भाई शुगरी आइटम, किसी एक ने कहा कि भाई हिस्ट्री जो होती है ना पीपल की जिनकी स्ट्रांग होती है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी उनको जो है डायबिटीज हो जाता है। यानी एक-एक का ये फैक्ट्स हो गया। तो क्या होता है कि हम क्या करें, इसको रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या करें, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। किसकी वजह से कि हम जो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है कि किस वजह से डायबिटीज हुई है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आपको ये पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या हो रही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट को या किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में उसका रिजल्ट लिखते हैं। तो ये कहलाती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वो होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसके ऊपर एनिमल टेस्टिंग के ऊपर भी जो आती है ना वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आ जाती हैं। अच्छा, चूंकि बिगनर लेवल पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है इसमें लिटिल बिट आज जो है ना थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग कल इंशाल्लाह जो है वो हैंड्स ऑन करेंगे, लाइव हैंड्स ऑन, तो आपको इसके ऊपर और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप मेंबर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, स्टडी डिजाइन पे बात कर लेते हैं कि स्टडी डिजाइन जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो स्टडी डिजाइन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला, सबसे पहले जो मैं स्टडी डिजाइन आज आपसे डिस्कस करूंगी उस पे है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होती है? ये बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन जनरेट किया जाता है और क्वेश्चन जनरेट करके उसके बाद हम उसकी प्रिविलेज को मालूम करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं ये वाली।
यानी हम लोग उसमें क्या करते हैं, बेसिकली गूगल के फॉर्म के ज़रिए हम फॉर्म जनरेट करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के 19 पेशेंट्स के होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उनको एंग्ज़ायटी लेवल इंक्रीज़ कर गया, यानी एक रिसर्चर ने ये एस्टेब्लिश किया फैक्ट को। उसने डिफरेंट जो स्टडीज़ हो चुकी हैं, उसको फैक्ट्स को कलेक्ट किया, ठीक है ना? डाटा गैदर किया, उसके बाद उसके ज़रिए उसको उसने स्टडी कर लिया। अब उसके बाद उसने उसके ऊपर एक फॉर्म जनरेट किया। फॉर्म जनरेट करके जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जब आपको ड्यूरिंग कोविड में आपको क्या फ़ील होता था? क्या आपको नींद आना उसके बाद खत्म हो गई है? आप जो है फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो गए थे। तो ये चीज़ों के ज़रिए उसका ईटिंग बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं? उसकी एक्टिविटी लेवल नॉर्मल है या नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमने फॉर्म में लिख दी। उसके बाद पेशेंट्स जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स थे, उन्होंने अपना फॉर्म जो है अपने-अपने सिम्पटम्स के लिहाज़ से हिसाब से उसको फिल आउट किया। आपने जब पूरा डाटा गैदर कर दिया, तो उसके बाद आपने उसको एनालाइज़ किया। उसके उसके टेबल्स के ज़रिए, बार ग्राफ के ज़रिए, तो आपको मेल में, फीमेल में, किसी में मेल में ज़्यादा आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल में ज़्यादा आ रहा है। तो इस चीज़ के ज़रिए आपने क्या करा, आपने डेटा को जनरेट करने के बाद उसके बाद रिज़ल्ट को एनालाइज़ किया और आपने एक फैक्ट एस्टेब्लिश किया। दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरी केस कंट्रोल स्टडीज़ आती हैं। केस कंट्रोल स्टडीज़ कौन-कौन सी होती हैं? इसके अंदर क्या करते हैं, हम ग्रुप को कंपेयर करते हैं, ठीक है? किस ग्रुप के साथ किसको कंपेयर करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल किसी को डिजीज हो गई, स्पेसिफिक आउटकम ऑफ डिजीज के, उसको हम कहेंगे केस, ठीक है ना? अब उसके बाद हम दो ग्रुप को कंपेयर करेंगे, एक वो जिसमें डिजीज है, उसको हमने लेबल कर दिया केस के हिसाब से, और दूसरा वो ग्रुप जिसमें डिजीज नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे क्या, कंट्रोल ग्रुप। तो इन दोनों को आपने कंपेयर किया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया फैक्टर्स को और रिस्क फैक्टर को। दैट इज कॉल्ड द केस कंट्रोल स्टडीज। अब बात कर लेते हैं हम कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडी जो है ना, ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड है, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग लेते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को, जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, और हम क्या करते हैं, वक्त जैसे जैसे गुजरेगा तो हम ये देखेंगे उसका एक्सपोजर क्या है, यानी स्मोकिंग हो गई या नया ट्रीटमेंट हो गया, उसके अंदर क्या इफेक्ट दे रहा है उनके हेल्थ के ऊपर। तो क्या नहीं कि वो डिजीज को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इफेक्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द कोहोर्ट स्टडीज। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पे बात कर लेते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होता है ना, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है एक्सपेरिमेंट का, जाके जिसके अंदर क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेंट को रैंडमली असाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, यानी जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो कहलाएगा। तो उसमें हमने क्या करा, पार्टिसिपेंट को रैंडमली असाइन कर दिया। यानी हमने ऐसा नहीं करा कि फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने इस वजह से उसको ट्रीटमेंट के ग्रुप के अंदर असाइन किया। हमने क्या करा, रैंडमली असाइन कर दिया, ऐसे ही पकड़ा और उठा के हमने उसको असाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड द रैंडमली असाइन, ठीक है? तो उसको कहेंगे, यानी ये कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसको ट्रीटमेंट मिला जा रहा है, और उसको कंपेयर किससे करेंगे, उससे करेंगे जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, यानी उसको हम प्लेसेबो भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड केयर भी कह सकते हैं, या कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं। ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम इंटरवेंशन को, इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकें। यानी आपको ये पता चल रहा है कि रिसर्च जो है वो कितनी किस्म की हो रही है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने आपसे आज बात करी कि स्टडी डिजाइन जो है कौन कौन से मौजूद है। अगर आप लोगों को इस डे 1 डे के बाद आपको सेकंड डे में हम जो हैंड्स ऑन करेंगे, लाइव हैंड्स ऑन, तो उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, आपको ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ द वर्कशॉप, ताकि आप लोग जो है जब भी आपको कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं इस वर्कशॉप के हवाले से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ, वेरिएबल्स, रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? इसमें एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है? एक होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, एक होता है कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, वो कौन कौन से होते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जो कि अलोन एसेस कर सके, ठीक है, और उसको कोई भी दूसरा वेरिएबल चेंज ना कर सके, उसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके ऊपर कौन से आ जाएंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल एज हो गई, आपका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, वो किसी और वेरिएबल से
के फैक्ट से जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी एक्जिस्टेंस जो होगी ना वो अलोन होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। डिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो दूसरे वेरिएबल की वजह से क्या होता है, उनमें इफेक्ट्स आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है? वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्टिविटी लेवल चेक कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में, या हम ईटिंग बिहेवियर चेक कर रहे हैं। ठीक है? नहीं, फॉर एग्जांपल शुगरी आइटम के बाद उनका क्या ईटिंग बिहेवियर हो रहा है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी शुगर खाने से उनके अंदर ईटिंग बिहेवियर जो है उनका चेंज हो गया, या उनको फ्रस्ट्रेशन हो गई, या फिर ऐसे भी एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए। तो ये चीज़ें जो होंगी ना डिपेंडेंट वेरिएबल में आएँगी। अब कंपाउंडिंग वेरिएबल, अच्छा मैं आपसे अभी जो कंपाउंडिंग वेरिएबल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपसे बात करी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको और ज़्यादा समझ में ऐसे आएगा कि जो मैं अभी आपकी कंपाउंडिंग वेरिएबल पे एक एग्ज़ाम्पल आपसे आपसे डिस्कस करूँगी। कंपाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? प पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल पे ज़रिए बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, या डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है ना, वो निकले हुए हैं और उन्होंने आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा, सनबर्न हो गया बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो उनको बाहर निकलना था, बाहर काम करना था, तो उन्होंने आइसक्रीम की कंज़म्पशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा थी। यानी आपको ये पता चला कि रेट ऑफ आइसक्रीम कंज़म्पशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो है वो पार्टिसिपेंट ने जो है उनको सनबर्न हो गया। तो उनको जो है ना सनबर्न ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने रेट ऑफ आइसक्रीम कंज़म्पशन जो है, यानी ये आपके पास ये फैक्ट आया है कि रेट ऑफ आइसक्रीम कंज़म्पशन इन पीपल इस स्ट्रीम इज़ इंक्रीज़िंग। और जो है आपका उन्होंने पार्टिसिपेंट के लिए ये भी दूसरी बात बताई कि उनको जो है उनकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, उनको सनबर्न ज़्यादा है। तो आपने फ़ौरन एक कुछ जो लोग होंगे वो फ़ौरन उन्होंने कहा कि भई नहीं, लोगों को जो है वो बाहर घूम रहे थे, तो इस वज़ह से उनको सनबर्न हो गया, यानी आइसक्रीम खाने से सनबर्न हो गया। किसी ने ये कहा कि भई आइसक्रीम खा रहे थे तो उनको सनबर्न हो गया, तो इससे तो ये पता चला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेट ऑफ आइसक्रीम कंज़म्पशन इज़ इंक्रीज़िंग, और जो लोग हैं ना वो बाहर घूम रहे हैं, उनको सनबर्न ज़्यादा है। इससे ये हुआ है कि क्या हुआ कि बाहर उनका काम है ज़्यादा, किसी का आउटडोर पे, तो वो बाहर घूम रहे हैं। तो बाहर घूम रहे हैं तो इसकी वज़ह से उनको सनबर्न हुआ। उनको गर्मी ज़्यादा लगी। गर्मी ज़्यादा लगी तो उन्होंने आइसक्रीम ज़्यादा खाई। तो यानी इसका मतलब ये कि उनको गर्मी ज़्यादा लगी, उन्होंने आइसक्रीम खाई। यानी आइसक्रीम खाई है, उन्होंने गर्मी ज़्यादा लग रही, ये एक बात पता चली, ये रिलेट कर रही है। ठीक है? तो हमें ये पता चला कि आइसक्रीम की जो कंज़म्पशन है, यानी अगर हम आइसक्रीम की यदि बात करें, तो वो आइसक्रीम को खाने का कोई बहाना नहीं होता कि उसके अंदर कुछ लोग होते हैं कि जो अंदर भी बैठे हुए होते हैं, इंडोर में भी काम कर रहे होते हैं, वो भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और कुछ लोग आउटडोर पे होते हैं, तो भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ठीक है? ये तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसको किसी चीज़ की वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहे आउटडोर में खाएँ या इंडोर में खाएँ, तो वो तो खा रहे हैं लोग ज़्यादा। किसी को पसंद होती है आइसक्रीम, तो वो ज़्यादा खाते हैं। तो ये किसी चीज़ की वजह से किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा कि भई गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खा रहा है। ठीक है? ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब क्या हुआ कि ये हमें पता चला कि उनको गर्मी लगी ज़्यादा, वो धूप में घूमे तो सनबर्न हो गया। ये चीज़ जो है ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर गई। यानी ये कि आपने बाहर घूमे, आपका सन एक्सपोज़र ज़्यादा था, तो आपको सनबर्न हो गया। यानी सन एक्सपोज़र आउटडोर एक्टिविटीज़ पे रिलेट कर गया। डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है। यानी किसी चीज़ की वजह से उसको फ़र्क पड़ रहा है ना। वो आउटडोर में घूम रहा है तो उसको सनबर्न हो रहा है। अगर वो आउटडोर में नहीं घूमता तो उसको सनबर्न नहीं होता। तो जो चीज़ जिसकी वजह से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो गए किसी चीज़ की वजह से, तो वो कहलाएगा डिपेंडेंट। यानी वो उस पे डिपेंडेंट हो गया ना, तो ये होता है डिपेंडेंट। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल इसमें क्या होगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल ये होगा कि वो बाहर जो घूम रहे थे, उन्होंने आइसक्रीम खाई थी ज़्यादा। तो बाहर घूम रहे थे तो किस वजह से खाई थी? वो हॉट टेम्परेचर था। तो हॉट टेम्परेचर था जिसकी वजह से उन्होंने आइसक्रीम खाई थी, और जो है उनको जो है सनबर्न हो गया। तो जो वेरिएबल दोनों चीज़ से, इंडिपेंडेंस से और डिपेंडेंस से रिलेट करे,
यानी हम इसमें ये भी फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि रेट ऑफ आइसक्रीम कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज द टेम्परेचर इज हॉट। ये इससे रिलेट हो गया, तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है। सेकेंडली ये किससे और से रिलेटेड हो गया, यानी सनबर्न इज एसेस ड्यू टू द एक्सपोजर इन आउटडोर, तो इस वजह से भी रिलेट हो गया हॉट टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर की वजह से हॉट टेम्परेचर इज वन ऑफ द कॉज फॉर सनबर्न, तो ये इससे भी रिलेट होगी। यानी दोनों वेरिएबल से जो चीज रिलेट कर देती है वो कहलाती है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अब आपको समझ में आ रहा कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स मेंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं हम कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डाटा पे। कैटेगोरिकल कौन से होते हैं, यानी कैटेगोरिकल बेसिकली क्या होती है, ब्रॉड टर्म है डाटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप्स और कैटेगरीज वो फॉलो करेंगी, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हेयर कलर हो गया, जेंडर का हो गया, यानी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रुप को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हेयर कलर्स पे, जेंडर्स में, तो वो होगा कैटेगोरिकल डाटा। न्यूमेरिकल कौन सा होगा, जो कि नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो न्यूमेरिकल डाटा कहलाएगा। ठीक है, और नॉमिनल क्या होगा, ये जो इसमें नहीं लिखा वो मैं वैसे बता देती हूँ। नॉमिनल जो होता है ना, बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप है कैटेगरी डेटा की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग ऑर्डर नहीं रखते हैं या रैंकिंग नहीं रखते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम कलर नेम वगैरह पूछ रहे हैं, यानी कलर तो था, हेयर कलर था, वो तो हम कैटेगरीज में आ गया। अब कौन सा कलर का था, कलर का नाम क्या था, वो नॉमिनल में आ जाएगा। यानी हम कैटेगरी जो है, इसकी स्पेसिफिक टाइप जो है कैटेगरी की, उसको हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो आ जाएगा नॉमिनल में। ठीक है, ये मेंबर आज कैटेगोरिकल डाटा पे, नॉन कैटेगोरिकल डाटा पे, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये चीजें जो हैं हमने जो अभी डिस्कस करी है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिकली एक ऐसा सैम्पलिंग का मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल को। यानी फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, उसमें हमने जिसको हमने रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर लोगों को क्या करेंगे, वो रैंडमली सिलेक्ट कर देंगे, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी जिस पार्ट ऑफ ग्रुप के ऊपर पॉपुलेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं, हम उसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो चार किस्म की होती है। एक तो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, एक होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, एक होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होगी, उसके अंदर क्या करेंगे, रैंडम सिलेक्शन करेंगे इंटायर पॉपुलेशन से, यानी हर यूनिट को इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का। ये कौन सी होगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी इसके अंदर आप क्या कहते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने रिसर्च करी पॉलिटिकल व्यूज की, म्यूनिसिपैलिटी की, जिसमें 4,000 इनहिबिटेंट्स है, ठीक है ना, आपको लिस्ट दे दी गई, आप एक्सेस कर सकते हैं 4,000 पीपल की, और उसको अनोनिमाइज कर दिया सेवरल प्राइवेसी रीजन की वजह से। अब आपने क्या करना है, उसको सैंपल लेना है आपको 100 पीपल का अपनी रिसर्च के लिए। तो आपने नाम लिखे 4,000 इनहेबिटेंट के हैंड के जरिए रैंडमली, तो ये तो आपके लिए एक इम्प्रैक्टिकल बात है ना, कि अगर आपको कोई कह दे कि भाई आप जो है 4,000 लोगों के नाम लिखें जो इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जो है ना वो उसके अंदर से रैंडमली ड्रॉ करें 100 को, तो ये तो एक इम्प्रैक्टिकल बात होगी। इसके ज़रिए आप इसके बजाय बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट नंबर जनरेट करना है इस प्रोग्राम के अंदर, यानी फॉर एग्जाम्पल 1735 लोग हैं, ठीक है, तो इसमें से जो रेजिडेंट है 735 जो आपकी लिस्ट में है, तो आपको उसमें से सेलेक्ट कर लेना है लोगों को। तो फिर आपने क्या करा कि इसके अंदर मैच करा हर नंबर को, यानी आपने ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया ना, आपको फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, रैंडमली जनरेट करा हुआ है फॉर एग्जांपल नंबर्स, ठीक है, आपके पास जो है ना वो 4,000 लोग आ गए हैं, और 4,000 लोगों में आपने क्या करा, आपको बोला है 100 सैंपल लेने। तो अगर हम 4,000 लोगों का नाम लिखने लगे और अनोनिमाइज कर दिया उनको सब प्राइवेसी रीजन की वजह से, तो आप तो इस तरीके से तो एक इम्प्रैक्टिकल चीज हो जाएगी ना, आप ऐसे कैसे सिलेक्ट करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, हम जो बात कर रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे है।
तो अगर अगर पहला नंबर जनरेट कर दिया, यानी इस प्रोग्राम के अंदर, यानी 1735, तो इसका मतलब ये कि रेज़िडेंट जो 735 हैं आपकी लिस्ट के अंदर, उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पार्ट ऑफ रिसर्च के लिए, इस सैंपल के अंदर। यानी अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल 4000 में से उन्होंने नंबर लिख दिया 1735, तो आप समझ गए कि भई इसका मतलब ये है कि जो 735 रेज़िडेंट्स हैं ना, हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ द सैंपल। तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू मैच करते जाएँगे हर नंबर को, तो रेज़िडेंट की रिस्पेक्टिव रेज़िडेंट की लिस्ट आपकी मिल जाएगी। 735 रेज़िडेंट्स हैं, आपने इसमें से 100 को सिलेक्ट करना है, तो आप रैंडमली इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आपको 4000 हम लोग दे दें और उसका नाम लिस्ट में लिखना शुरू कर दें कि भई नंबर्स हैं और उसपे है ना क्या नाम है आप उनका नाम लिखें, तो ये चीज़ जो होती है मुश्किल हो जाएगी। तो ये कहलाती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक हो गया? अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो इसमें स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आ जाएगी। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं सैंपल का, लेकिन हम सब ग्रुप्स के हिसाब से करते हैं, यानी पॉपुलेशन के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं और हर सब ग्रुप जो होता है ना वो दूसरे से सेपरेट होता है। किस चीज़ की वजह से? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है, जेंडर की वजह से होता है, रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग जो है ना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की होती है कि इसके अंदर पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, वो कहलाती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। यानी अगर हमने स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को कॉलेज के मेजर्स के जरिए, यानी कुछ लोग जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कुछ लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट है, कुछ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर थ्री डिफरेंट स्ट्रेटा में हो गए, यानी ये 3 सब ग्रुप्स हो गए ना, इंजीनियरिंग हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका उसके बाद लिंग्विस्टिक हो गया, तो ये सब ग्रुप्स हो गए। इस सब ग्रुप्स के अंदर जो पॉपुलेशन में इसमें हमने रैंडमली सिलेक्ट करा, तो जो सब ग्रुप के अंदर रैंडमली सिलेक्ट करा जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है ना? अब इसके ऊपर मज़ीद हम लोग एग्जांपल के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टिगेट करना है यंग पीपल को, जिन्होंने बास्केटबॉल खेलना है। अगर आपने ये जानना चाहते हैं कि चिल्ड्रन जो अर्बन एरियाज में हैं, वो क्या खेलते हैं? बनिस्बत के आपने ये भी जाना कि चिल्ड्रन जो रूरल एरिया में हैं, वो क्या खेलते हैं? तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा आपको? आपको यूथ प्लेयर की लिस्ट देखनी पड़ेगी अपनी स्टेट में। तो आपने देखा कि 32,000 जो चिल्ड्रन हैं अर्बन एरियाज में और 8,000 चिल्ड्रन जो है रूरल एरियाज में, वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अगर आप इस पे ये चीज़ आपको पता चली, अगर आपने रैंडम सैंपलिंग करी, तो चिल्ड्रन जो अर्बन एरियाज़ में हैं, उनका ग्रेटर चांस होगा सिलेक्ट करने का, बनिस्बत के कि आप अगर उसमें देखेंगे रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में तो ऑलरेडी 8000 है। तो इसके ज़रिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करना पड़ेगा स्ट्रेटा में। अगर आप इसमें रैंडम सैंपलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अर्बन एरियाज़ के अंदर तो मेजॉरिटी जो है ना वो ज़्यादा है, तो इसमें तो चांस ही इक्वल नहीं होगा। तो हम इस पे रैंडम सैंपलिंग नहीं करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे। हमने पॉपुलेशन को डिवाइड करा स्ट्रेटा में, तो चिल्ड्रन जो अर्बन एरिया का और 8 चिल्ड्रन हो गया रूरल एरियाज़ में। फिर हमने क्या करा, पहले हमने इसको डिवाइड करा, फिर हमने रैंडम सैंपलिंग करी, ताकि दोनों के पास ऑप्शंस हो। पता चल रहा है आपको कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है। ठीक है? अब इसके ऊपर मैंने सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी बता दी। फिर उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होगी। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर जो रैंडम सैंपल होंगे ना, जो टारगेट पॉपुलेशन से लिए जाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट्स जो होंगे ना रेगुलर इंटरवल पे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? यानी ये कि जो रैंडम सैंपलिंग पे जो सैंपल्स होंगे ना, यानी टारगेट पॉपुलेशन जो है उसमें जो रैंडम सैंपल है, उसको सिलेक्ट करा यूनिट को, कैसे, रेगुलर इंटरवल पे। तो ये वाला मेथड जो आप करेंगी, मैं मजीद आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करती हूँ। ये पता है किसके लिए यूजफुल होता है? यानी आपको जो है रिकॉर्ड जो है आपके पास टारगेट पॉपुलेशन का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास रिकॉर्ड है एजेंसी क्लाइंट्स का, एनरोलमेंट लिस्ट है आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है। इसमें हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग करेंगे। आप क्या करेंगे सबसे पहले, सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर आप सबसे पहले सैंपलिंग का जो फ्रेम है
नंबर ऑफ सेगमेंट है उनको डिवाइड कर देंगे किसमें, इंटरवल्स में। फिर आपने इसको कैलकुलेट करा कैसे, डिवाइड करेगा पॉपुलेशन के जरिए, ताकि आपको जो है ना वो ये समझ में आ सके कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, हम वही वाली एग्जांपल लेंगे 4000 इनहेबिटेंट की, तो उसके अंदर से हमें 100 सैंपल के साइज डिवाइड करने, एक्सप्लेन करने यानी, तो इसके लिए हमने क्या करा, 4000 को 100 यानी हमें जो है 4000 का, जो मैंने आपसे रैंडम सैम्पलिंग में कहा था कि 4000 इंडिपेंडेंट्स है, तो हमें उसमें से 100 लोगों का सैंपल तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सिस्टमैटिक सैंपलिंग के लिए, तो मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर रैंडम सैंपलिंग है, जो लोगों को पॉपुलेशन को डिवाइड करा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4000 को 100 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है इसके अंदर आ गया, जब हमने 4000 को 100 से डिवाइड करा तो 40 आ गया। इसका मतलब ये कि आपने एक इनहेबिटेंट को 40 का जो रिकॉर्ड है ना उसमें से एक इनहेबिटेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है? फिर हम इसके अंदर सिंपल रैंडम सैंपलिंग को करेंगे, यानी रैंडम नंबर ऑफ जनरेशन लेंगे। फिर इसके लिए आपने कहा कि एक इनहेबिटेंट को आपने सिलेक्ट कर दिया। तो 11% जो आपकी लिस्ट में होगा ना, हर 11%, हर 11वां जो पर्सन होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से, ताकि आपको 100 का सैंपल तैयार हो जाए 4000 में से। ये पता चल रहा है आपको? यानी जो मैंने आपसे सिस्टमैटिक सैंपलिंग की, उसमें आपने क्या करा, सबसे पहले आपको बोला, मैंने एग्ज़ाम्पल बताई कि 4000 लोगों का इंडिपेंडेंस है, ठीक है? उससे 100 का सैंपल तैयार करना है, तो आपने 4000 को 100 से डिवाइड कर दिया तो 40 आ गया। तो हर 40 में से आपने कहा कि एक सैंपल जो होगा ना, वो सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आपने लिस्ट तैयार कर दी, यानी आपने कहा कि हर 40 में से, ठीक है? यानी आपने उसमें से एन इंडिपेंडेंट को मस्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? फिर आपने इसमें रैंडम सैंपलिंग करी। फिर आपने कहा कि रैंडम सैंपलिंग के अंदर आपने एक इंडिपेंडेंट तो सिलेक्ट कर लिया, तो आपने रैंडम सैंपलिंग करी कि आपने कहा कि हर जो लिस्ट में जो 11th पर्सन होगा ना, हम उसको क्या करेंगे, यानी एक इंटरवल आ गया ना, ये वफ़ा आ गया। सब्स्टिट्यूट इंटरवल के बाद हमने उसको सिलेक्ट कर लिए। ये इस तरीके से हमने उनको सिलेक्ट करा तो हमें 100 का सैंपल साइज़ मिल गया। ठीक है? अब चौथी एग्ज़ाम्पल जो चौथी टाइप थी वो थी क्लस्टर की। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैंपलिंग बेसिकली क्या होती है? इसके अंदर हम जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है? उसको कहते हैं क्लस्टर्स। यानी टारगेट पॉपुलेशन है ग्रुप्स की, उनको हमने क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। वो कहलाएगी क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है? इसके अंदर क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे हमें लार्ज ग्रुप को ज्योग्राफिकली जो पॉपुलेशन है उसको स्टडी करना है, या किसी भी चीज़ के ऊपर, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस हैं स्कूल के अंदर, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग का नाम, ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इसके अंदर 2 टाइप की आती हैं, इसके अंदर सिंगल आती है, वन स्टेज की क्लस्टर सैंपलिंग आएगी, जिसके अंदर आपने एंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया वो क्लस्टर्स में, ये आएगा सिंगल। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर होगा कि आप डिवाइड करेंगे क्लस्टर को फर्दर मोर क्लस्टर में, यानी फर्दर मोर ग्रुप्स के अंदर करेंगे, ग्रुप से सब ग्रुप में करेंगे, फिर सब ग्रुप्स में करेंगे, तो वो होगी मल्टी स्टेज की सैंपलिंग। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। यानी मैंने आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बताई है अभी तक, और उसकी चारों टाइप्स बताई। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, उसमें तो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट को जो है ना रैंडमली सिलेक्ट तो करते हैं, लेकिन किस चीज की बेस पे करते हैं, कन्वीनियंस की बेस पे, कन्वीनियंस जजमेंट की बेस पे, यानी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उसमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो इनको सिलेक्ट करते हैं। ये अगर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर जो लोग पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी हर एक का इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का, जिसकी वजह से ये फास्टर तो होता है सैंपल, लेकिन क्या होता है इसके अंदर चांसेस बेसिस के जो होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये रिलायबल नहीं होती नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। इससे आपको मैं और एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगी, इससे आपको पता चलेगा। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, जो कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? एक और आपको चीज बता दूं कि मैंने जो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी, कि कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्वे करना है, ठीक है, लोग जो मॉल के अंदर मौजूद है,
कन्वीनियंस सैंपलिंग मैंने आपको बताया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होती है, यानी जो एरिया है, जो लोकेशन है, यानी आपकी इजीली एक्सेस में रिसर्चर के, ठीक है, टाइम के हिसाब से भी, लोकेशन के हिसाब से। तो आपने कहा ये जो मॉल में बहुत सारे लोग हैं ना, हमें सर्वे करना है इनके बारे में। तो आपने क्या करा है, आपके लिए इजीली एक्सेस है, आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनका सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया, सैंपल सैंपल साइज बना लिया। तो ये वाली जो चीज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लोकेशन की इजीली एक्सेस के हिसाब से जो करते हैं रिसर्चर, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है मेंबर्स, अब हम बात कर लेते हैं सैंपल साइज पे। सैंपल साइज की बात जो मैंने आपसे बोली थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सैंपल साइज में हम लोग क्या क्या करते हैं। ये सारी चीजें आज हम, इंपॉर्टेंट बात है ना, तो इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, और फिर इसके बाद जो है हम लोग एसपीएस का थोड़ा सा बताएंगे, और फिर कल आपको इंशाल्लाह ताला हैंड्स ऑन में करेंगे, तो फिर आपको और फर्दर एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। आज तो थ्योरेटिकल वर्कशॉप थी हमारी, और उसके बाद जो कल जो होगी इंशाल्लाह हम लोग लाइव हैंड्स ऑन पे भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होगा? सैंपल साइज बेसिकली क्या होता है कि सैंपल साइज इंश्योर करता है आपको, आपकी स्टडी की वैलिडिटी को भी इंश्योर करता है और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है, मार्जिन ऑफ एरर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं थोड़ा आज एक्सप्लेन करूंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे डिपेंड करता है और क्या होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होगा, यानी आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ट्रू पॉपुलेशन पे, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग 90% कॉन्फिडेंट है, तो Z की वैल्यू होगी 1.64। ठीक है, 95% यानी बहुत मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं 1.96 की Z की वैल्यू होती है, और 99 का मतलब है Z की वैल्यू 2.58 होती है। ठीक है, अगर हम किसी भी सैंपल पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 90 तो नॉर्मल है, और 95 जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है, 99 के अंदर तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप रिलायबल हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे ना किसी चीज पे, पॉपुलेशन पे, तो इसका मतलब ये होगा आपको लार्जर सैंपल साइज चाहिए उस स्टडी के लिए। अगर आप 95% कॉन्फिडेंस है ना आपको, तो आपको सैंपल साइज जो रिक्वायर्ड होगा ना, वो लार्जर पेशेंट्स का रिक्वायर्ड होगा, लार्जर पार्टिसिपेंट का रिक्वायर्ड होगा। अब ये एक तो कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है, और दूसरा है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर यानी कितना एरर मार्जिन का हम लोग दे सकते हैं सैंपल साइज में, यानी उसकी एरर की एक्सेप्टेबल रेंज क्या होगी। प्लस माइनस 5% ज्यादा से ज्यादा है, और कम से कम जो बेहतरीन, जो एक्यूरेट जो बताया गया जिसे मोर प्रोसेशन वैल्यू आती है, वो प्लस माइनस 3% है। यानी इससे ज्यादा नहीं हो, इससे ज्यादा होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल रेंज क्या है मार्जिन ऑफ एरर की? प्लस माइनस 5%, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम प्लस माइनस 3%। अब प्लस माइनस 5% है, अगर ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर होगा तो फिर तो आपकी रिलायबल ही नहीं होगी, वो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब प्लस माइनस 5% है, अगर आपका मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 5% से कम में है, स्मॉलर मार्जिन ऑफ एरर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको तब भी लार्जर सैंपल साइज चाहिए होगा। दो बातें समझ में आती हैं इससे। यानी अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज पे, तो ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल होगा आपका, तो आपको लार्जर सैंपल साइज चाहिए होगा। कम मार्जिन ऑफ एरर होगा, तब भी आपको लार्जर सैंपल साइज चाहिए होगा। ये बात दोनों समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यानी ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्जिन ऑफ एरर, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे सवाल करा अगर कि प्लस माइनस अगर 10% हो, तो सैंपल साइज तो आपको स्मॉल चाहिए होगा। आप सैंपल साइज स्मॉल लेंगे और आप स्टडी कर लेंगे, लेकिन आपकी स्टडी जो होगी ना, वो रिलायबल नहीं होगी। उसके ऊपर आपका जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होगा ना, जो आके मैं आपको बताऊंगी, वो भी नहीं लग सकेगा। वो जो लगेगा भी ना, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पर जो बात करेंगे, वो भी चीज आपकी रिलायबल नहीं होगी, आपकी स्टडी की क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रिसिशन होगी ना, प्लस माइनस 10 पे क्या होगा, वो लो हो जाएगी। और प्लस माइनस अगर आप 5% एक्सेप्टेबल एरर पे आता है, तो उसके अंदर प्रिसिशन वैल्यू जो होगी वो मीडियम हो जाएगी। और अगर 3% पे रखते हैं प्लस माइनस, तो प्रिसिशन की वैल्यू हाई हो जाएगी, और आपकी स्टडी जो होगी ना, बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर सैम्पलिंग मेथड जो होता है ना, वो रिलेशनशिप इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर जो है ना, वो क्या करते हैं, वो आपका सैंपल साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मैंने आपसे ज़िक्र करा था। वो क्या करेगा, सपोर्ट किसको करता है, वैलिड कॉन्फिडेंस लेवल को और मार्जिन ऑफ एरर को। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो मैंने आपसे बताई थी, जो इसके अंदर बताया था कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो इक्वल चांस नहीं होता उसमें। तो वो गारंटी नहीं कर सकती। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी, यानी आप ये समझ रहे हैं जो मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को जो एक्सप्लेन किया है आपसे, कि उसने 4 टाइप करी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को करा है, क्लस्टर सैंपलिंग को करा है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग को करा है, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को करा है। तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होगा। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, उसमें रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, ये वाली सैंपलिंग जो होती है ना, वो सपोर्ट करती है किसको, कॉन्फिडेंस लेवल को, वैलिड कॉन्फिडेंस लेवल को, मार्जिन ऑफ एरर को। इसके बनस्बत अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है, जो कि कन्वीनियंस पे होती है, वो हम गारंटी नहीं दे सकती कि कॉन्फिडेंस लेवल की या फिर मार्जिन ऑफ एरर की। इसी वजह से स्टैटिकल कॉन्फिडेंस जो है ना, वो किस पे होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे होता है। जब भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इतना डिटेल में बताया, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी मैंने आपको बताया कि वो इस वजह से हम लोग नहीं करते, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की, मार्जिन ऑफ एरर की गारंटी नहीं होती। और बेसिकली जब सैंपल साइज़ डिपेंड ही कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर पे करता है, तो जब वो उसकी गारंटी ही नहीं देता, तो वो स्टडी तो कैसे रिलायबल होगी? ठीक है? अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, और 5% मार्जिन एरर होगा प्लस माइनस पे, तो पी की वैल्यू होगी 0.5। अब ये इसके ऊपर मैं बताऊँगी, पी की वैल्यू 0.5 होगी या ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसमें क्या होगा? ये मैं आपको थोड़ा-सा और भी बता देती हूँ। स्मॉल सैंपल साइज़ अगर होगा ना, तो उसके अंदर कौन से टेस्ट लगेंगे? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे। लार्जर सैंपल साइज़ के लिए पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कौन-सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है ना, एप्रोप्रिएट है सैंपल साइज़ के लिए या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल सैंपल साइज है, यानी कि पार्टिसिपेंट एन की वैल्यू जो है ना लेस देन 30 है, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो आपकी अननोन होगी, यानी नॉर्मल नहीं होगी। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सैंपल साइज आपका स्मॉल है, तो बेल शेप की कर्व नहीं आ रही होगी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आप नॉर्मलिटी को अज्यूम नहीं कर सकते। आप जो है रिलायबली प्रूफ नहीं कर सकते कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो आप उसके लिए रैंक्स और मीडियंस को एक्सप्लेन करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी पैरामीट्रिक टेस्ट किस पे लगते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे लगते हैं। इसके अंदर कौन-कौन से टेस्ट लग जाते हैं? मैन विटनी टेस्ट लग जाता है, विलोक्सन लग जाता है और रुसेल टेस्ट लग जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने 20 पेशेंट्स हैं, उनकी स्टडी करी और आपने उसका इच सिविलिटी स्कोर को मेजर करा। तो इसके अंदर क्या होगा, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, बेल शेप की कर्व नहीं आएगी, तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेंगे, तो ये स्टडी रिलायबल नहीं होगी। लार्जर सैंपल साइज के अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट होगा, वो लार्जर सैंपल साइज के अंदर एन की वैल्यू यानी 30 पेशेंट से ज्यादा को हम लोग लेंगे, तो वो लार्जर सैंपल साइज के अंदर करेंगे। ठीक है? इसके अंदर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डेटा। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को यूज करेंगे, तो ये मोर पावरफुल होगा। कौन-कौन से टेस्ट लग जाएँगे? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लग जाएगा, पेयर टेस्ट लग जाएगा, अनोवा लग जाएगा, पियर्सन लग जाएगा। 200 के इतनी पेशेंट से आपने उसके ना लेजन की काउंट को मेजर करा, तो डेटा जो बोला अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल होगा ना, तो इसके नाम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। सैंपल साइज़ जो होता है ना बनिस्बत, ये अलोन डिसाइड नहीं हो सकता टेस्ट के ऊपर, यानी टेस्ट लग रहे हैं तो सैंपल साइज़ डिसाइड हो। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मलिटी ऑफ डेटा जो होती है ना, वो मेन फैक्टर है। यानी अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट लग रहा है। ये सैंपल पे नहीं लग रहा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो आपने फौरन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा दी। एक्चुअल में सैंपल साइज पे नहीं है, सैंपल साइज के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें कि नॉर्मलिटी ऑफ डेटा क्या होगी? नॉर्मलिटी डेटा बेसिकली क्या करता है? बेल शेप कर्व को जो मैंने बताया, वो क्या करेगा कि डेटा जो होगा ना, ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होंगी ना, वो आपकी मीन के अराउंड होंगी, यानी क्लस्टर की सूरत में।
और जो कुछ वैल्यूज़ होंगी ना वो स्ट्रीम्स पे होंगी। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जो होंगे ना वो बराबर होंगे। कर्व में लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे। मीन, मीडियन, मोड जो है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी। तो फिर उसके अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट लगता है। ठीक है ना? अगर हमें नॉर्मलिटी को चेक करना होता है, हम इसके ऊपर भी सवाल बात कर लेते हैं। नॉर्मलिटी की चेक करने के कौन-कौन सी चीज़ होती है? इसके अंदर ग्राफिकल मेथड में हम लोग देख लेंगे कि बेल शेप कर्व है या नहीं। क्यू प्लॉट के ज़रिए भी देख लेंगे, यानी पॉइंट जो रफली स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। अब स्टैटिकल टेस्ट जो होगा ना, जिसका ना आप कह सकते हैं कि शेपेरो विल्क टेस्ट जो होता है ना, वो स्मॉल सैंपल साइज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा। या फिर लार्जर सैंपल साइज के लिए स्मीरनॉफ टेस्ट होता है, वो हम लोग लगाते हैं, तो उसके ज़रिए पता चल जाता है। एक और बात जो मैं आपसे करने वाली हूँ, ये आप पता है कैसे पता चलेगा? आपको एक और चीज़ के ज़रिए भी पता चलेगा, जो अभी हम एसपीएसएस का टेस्ट करेंगे ना लैब पे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो पी की वैल्यू होती है ना, अगर 0.05 से लेस होती है ना, तो आपका डाटा जो है ना वो नॉर्मल है। यानी डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसके अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट लगा लें, आपको ये पता चल जाएगा। ये आप एसपीएस जो करेंगे ना अभी, जो मैं आपको बताऊँगी, वो उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि हम चेक कर लेंगे कि भई पी की वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है, 0.05 से ज़्यादा आ रही है, कम। अगर 0.05 से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लग सकता, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होगा? कि आप स्मॉलर सैंपल साइज़ ले सकते हैं, लेकिन ये है कि वो बेल शेप कर्व नहीं आई, तो डाटा जो है ना वो रिलायबल नहीं है। ठीक है? तो आपको नॉर्मलिटी जो चेक करनी होगी ना, वो बहुत ही केयरफुली चेक करनी होगी। ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एसपीएस पे, और फिर आज के लिए हम इसको वाइंड अप करते हैं। फिर कल इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको हम लोग जो है वो लाइव हैंड्स ऑन कराएँगे। स्पेसिस के बारे में थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ। सोशल साइंस का स्टैटिस्टिकल पैकेज होता है। बनिस्बत क्या होता है कि एसपीएस एक एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं और उसके बाद एनालाइज़ करते हैं। और ये हेल्थ रिसर्च में वाइडली तौर पे यूज़ किया जाता है। आजकल तो मैं आपको बताऊँ कि स्टैटा यूज़ करा जाता है, और बहुत सारी आजकल जो है वो एडवांस लेवल पे हो गया है। लेकिन चूँकि आप अगर मेरा जो मुझे जो स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा फ़रमाइश करी थी, वो जो बिगिनर लेवल के हैं, कि उन्होंने कहा था कि भई एसपीएस के बारे में उनको स्टडी करनी है, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इस वज़ह से मैंने आपको बिगिनर लेवल के ऊपर भी आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पर बहुत सारे जो है वो बिगिनर लेवल पे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि एसपीएसएस बेसिकली है क्या? अब एसपीएसएस के अंदर क्या होता है कि 3 किस्म की विंडो होती हैं। एक इसमें डेटा व्यू होता है, जिसके अंदर हम रॉ डेटा को एंटर करते हैं। फिर इसके बाद वेरिएबल व्यूज़ होते हैं। वेरिएबल व्यू के अंदर क्या करते हैं, हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करा कि नेम हो गया, टाइप होगी, लेबल होगी, वैल्यूज़, डेसिमल्स, मेज़रमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल वगैरह। तो हम जहाँ पर टेस्ट करते हैं, रन टेस्ट करते हैं, और या फिर हम जो चार्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना, वो सारा वेरिएबल व्यू में आएगा। आउटपुट व्यू क्या होता है, इसमें रिजल्ट के एनालिसिस को शो किया जाता है, टेबल और ग्राफ्स वगैरह अपीयर होते हैं। डेटा व्यू के अंदर क्या होता है, वो बेसिकली एक्सेल की तरह लग रही होती है। इसके अंदर आपको आईडी नजर आती है, एज, जेंडर, एक्ने स्कोर वगैरह जो हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पेशेंट का डेटा एंटर करते हैं, ये होता है डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू क्या होता है, इसमें हर कॉलम जो होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी नेम लिखते हैं, ठीक है, यानी वेरिएबल का नेम लिखेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल एज लिखेंगे, टाइप लिखेंगे न्यूमेरिक है, या फिर उसके बाद हम उसकी डेट लिखेंगे, लेबल करेंगे, हम फुल डिस्क्रिप्शन देंगे, पेशेंट की एज इन ईयर्स। ये सारी जो होंगी ना वेरिएबल व्यू में आएंगी। आउटपुट व्यू पे में क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, एसपीएस को ओपन करा, और उसके बाद हमने आउटपुट के अंदर क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स टेबल आएगा, टी टेस्ट आएगा, अनोवा टेबल आएगा, ग्राफ एंड चार्ट आएंगे। फिर आप इसको वर्ड पॉइंट में आप जो है कॉपी पेस्ट करके अपना जो एनालाइज करते हैं। ये है आपका एसपीएस का। ठीक है। अब जो कल जो है हम आपको इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊँगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, और थोड़ा-सा मैं आपको फिर ये काय स्क्वायर वगैरह जो टी टेस्ट वगैरह ये सारे हम लोग लगा के बता देंगे। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और पी की वैल्यू के बारे में बता चुकी हूँ। अगर पी की वैल्यू लेस देन होगी
0.05 की तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगी और लार्जर होगी तो नॉट सर्टिफिकेट सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है ना? ये मैं बता सकूँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ना कॉमनली मिस्टेक्स क्या कर देते हैं स्टूडेंट वो रॉन्ग टेस्ट की सिलेक्शन कर देते हैं और असम्पशन को इग्नोर कर देते हैं। तो इनकरेक्ट वेरिएबल कोडिंग करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है उनकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। एथिकली क्या होता है कि पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एथिकल अप्रूवल जो है वो उसके बाद होती है। सबसे पहले हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं पेशेंट से। उनकी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उनकी प्राइवेसी का ख़्याल रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एथिकल अप्रूवल का वेट करते हैं एआरबी, आईआरबी बोर्ड का। उसके बाद हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में जो है एथिकल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप जो लेंगे उसके अंदर हम स्पेसिफिक्स को एम्प्लॉयज करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो हम लोग वो इंशाल्लाह होपफुली जो है हम लोग कल करेंगे। कोई आपका सवाल हो तो इंशाल्लाह आप जो है वो आपको ईमेल एड्रेस कल प्रोवाइड करूँगी, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा और आज तक के लिए खुदा हाफ़िज़।